काकड़ साहब हुकूमत में रहें ना रहें, ये जो ढांचा है ये कब तक चलेगा? फरवरी तक तो तकरीबन उन्होंने कह दिया इलेक्शन नहीं होंगे। अब आगे का पता नहीं है, 1 साल नहीं होते या 1.5 साल नहीं होते। जो सिस्टम ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान से जो रिवेंज लेना था वो तकरीबन पूरा हो गया। साउथ पंजाब के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है वो दोनों को नाकाम करने के लिए काफ़ी है, आसफ अली जरदारी साहब की सियासत को और पंजाब के अंदर किसी हद तक नवाज शरीफ की सियासत को। अहम सवाल यह है कि यह क्या पाकिस्तान के अंदर चीन की पॉलिटिक्स चलेगी कि अमेरिका की? मैं खुल के बात करूंगा, दोनों की चलेगी। अब काकड़ साहब कितनी देर हुकूमत करेंगे या काकड़ साहब हुकूमत में रहें ना रहें, ये जो ढांचा है ये कब तक चलेगा? अभी तक तो यही समझ आ रही है, जो कि लोग कह रहे थे जी सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं तो अक्टूबर में। फरवरी तक तो तकरीबन उन्होंने कह दिया इलेक्शन नहीं होंगे। अब आगे का पता नहीं है, 1 साल नहीं होते या 1.5 साल नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत पुराना ख्वाब है एस्टैब्लिशमेंट का, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत। लोग ये समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स आ गए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत उसी तरह की है जैसे मजलिस शूरा बनी थी। तो मैं जो बात आपसे कन्वे आज करना चाहता हूँ और तज़िया है कि जो सिस्टम ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान से जो रिवेंज लेना था वो तकरीबन पूरा हो गया। और इसमें आप देखें कि जो नए शतरंज के मोहरे तैयार हुए हैं, साउथ पंजाब के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है वो दोनों को नाकाम करने के लिए काफ़ी है, आसफ अली जरदारी साहब की सियासत को और पंजाब के अंदर किसी हद तक नवाज शरीफ की सियासत को। इसी तरह जो ग्रुप है परवेज़ खटक साहब का, वो पीटीआई को दरारें डालने के लिए काफ़ी है। और फिर ये जो काकड़ फार्मूला आया है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, और जैसे उन्होंने पहली प्रेस ब्रीफिंग में बातें की, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने उनका एजेंडा क्या है, उनके दिल के अंदर, उनके शऊर के अंदर क्या मंसूबा है। यकीनन अब ताकत के मराकज़ ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो, ये होगी कि नहीं ये एक नया सवाल है। दूसरा, वो चाहेंगे कि इंतखाबी नताइज वो आएँ जो उनकी मर्ज़ी से हों। यकीनन ये वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से प्री इलेक्शन मैनेजमेंट, जिसको मैं कहता हूँ, जैसे जरदारी साहब पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने में माहिर है, वो तो बहुत ही माहिर है, क्योंकि उन्होंने तो टेस्ट ट्यूब लीडर्स भी पैदा किए हैं नवाज शरीफ की शक्ल में। 1990 में नवाज शरीफ जैसे आए बेनज़ीर भुट्टो के सामने मुकाबले में, IGI बनी। तो अब वो प्री इलेक्शन जो मैनेजमेंट होगी, वो कितने अरसे बाद इलेक्शन होते हैं, उनका ये ख्वाब है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत, अभी सिविल चेहरे की हुकूमत कायम रहे जो पाकिस्तान की मईशत को बहाल करे। लेकिन अहम सवाल ये है कि यह क्या पाकिस्तान के अंदर चीन की पॉलिटिक्स चलेगी कि अमेरिका की? मैं खुल के बात करूंगा, दोनों की चलेगी। दोनों वर्ल्ड पावर्स ग्रेजुअली पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत उनकी बढ़ती जा रही है। CPEC की शक्ल में जो बलोचों का रद्द-ए-अमल है वो काबिल तवज्जो है। वो अख्तर मेंगल साहब हों या अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों या दूसरे बलोच लीडर हमारे वज़ीर आला बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के, बजिंजो साहब की पार्टी के, वो हों, तो बलोचों का मौक़िफ़ CPEC पर आप सुन लें तो आपको समझ आएगी कि चीन की पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में कितनी बड़ी ताकत है। और इसी तरह अमरीकी चाहेंगे कि चीन पाकिस्तान में मुदाखलत करे, तो पाकिस्तान फिर एक सर्द जंग के अंदर है, एक सैंडविच बना हुआ है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, मेरा शुरू से हमेशा, मेरी आप तहरीरें पढ़ लें, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल तब्दीली आती है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्रेशर होता है, जो रीजनल पॉलिटिक्स होती है। वो ज़िया-उल हक का आना हो, उसकी वजह अमेरिका का अफ़गानिस्तान में आना था। तो अब ये देखना है कि ये हुकूमत प्रो CPEC है या एंटी CPEC है। असल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी इंटेलिजेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने, चूँकि कोल्ड वार में अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा कॉवर्ट ऑपरेशन जो CIA का था, जो अफगान जहाद था, वो किया है। इनको अमेरिकी कॉन्ट्राडिक्शंस का भी पता है, तो अमेरिका के साथ ये खेलना जानते हैं कि सारी बात मान ली और कुछ ना मानी। इसी तरह चीन के साथ तो पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर्स के
जो सूरत हाल होती है उसके असरात होते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली के। ये मैं आपको नुक्ता बता रहा हूँ, इस नुक्ते के अंदर आप ढूंढें। इसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा और ये अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत बनना, ये साबित करता है कि पाकिस्तान की ताकत का फैसला इंटरनल पॉलिटिक्स से नहीं होता, एक्सटर्नल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से होता है। और अब ये मियाँ नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल और बलोच लीडरों का जो ख़त वहाँ गया मियाँ साहब को, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा। यकीनन मेरे इस व्लॉग तक शायद कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स के नाम आ जाएं। कैबिनेट क्या अहम होती है मुझे इतना पता है कि जब महराज खालिद साहब वज़ीर आज़म थे, मैं ख़ुद पॉलिटिक्स में था। वो कहानी किसी दिन मैं अपने प्रोग्राम में शुरू करने वाला हूँ, सियासत कहानी उसमें सुनाऊँगा। मलिक साहब वज़ीर आज़म बन गए केयर टेकर, तो उस वक़्त तक तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उनको दूसरे ही दिन पता चल गया कि वो वज़ीर आज़म नहीं है। उनसे ताकतवर तो उनके एक वज़ीर या मशीर नजम सेठी थे। तो अब ये जो निज़ाम पाकिस्तान में इवॉल्व होने जा रहा है ये बहुत अहम है। इसके अंदर मेरा ये एनालिसिस है कि इमरान खान साहब को मज़ीद सर्द खाने में रखा जाएगा और उनकी पार्टी की स्क्रू टाइटनिंग जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ख्वाब थे वो भी टूटेंगे। चूँकि जो आसफ अली जरदारी साहब की खामोशी है वो बहुत नोटेबल थी, और मैं उसको हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ बहस कर रहा था कि उनकी खामोशी किसी खौफ का शिकार हैं, यानी कि वो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। चूँकि हफीज़ शेख साहब थे, वो अमेरिका के भी पसंदीदा थे, वर्ल्ड बैंक के, IMF के और इस्टेब्लिशमेंट के, और जरदारी साहब के भी, इसीलिए उनका नाम फाइनल नहीं हुआ। असल में हकीकत ये है, वरना वो वज़ीर आज़म होते आज निगरान। अब काकड़ साहब एक ऐसे न्यूट्रल शख्स को लाया गया, न्यूट्रल इन्वर्टेड कोमा में कह रहा हूँ, कि जो सब बात मानेंगे जो बताई जाएगी। और पाकिस्तान का जो अगला मंजरनामा है उसमें आप देखेंगे कि PTI के साथ साथ आसफ अली जरदारी साहब की पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके साथ स्क्रू टाइटनिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जनरल एक तासुर अवाम में इमेज बिल्डिंग की जाएगी काकड़ साहब की कि पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, मेरे जैसे लोगों को पसंद करने के वो पैगाम देंगे, हम तरक्की पसंद हैं, अब पाकिस्तान को रोशन ख्याल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासत के फ़ैसले वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होते हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि ज़ियाउल हक इस्लामिस्ट था और परवेज़ मुशर्रफ सेकुलर था, अब ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताऊँ, अगर 5 जुलाई को जनरल परवेज़ मुशर्रफ होते तो इस्लामिस्ट मार्शल लॉ होता, और अगर ज़ियाउल हक मार्शल लॉ 12 अक्टूबर 1999 को लगाता तो सेकुलर डिक्टेटर होता। ये वक्त की ज़रूरत होती है जो अमेरिका की या इस्तेमार की या साम्राज्य की ज़रूरत होती है। उसको मंडी में कैसी पॉलिटिक्स बेचनी है, उसको कैसी पॉलिटिक्स चाहिए, ये वो तय करता है। ये हमारे लोग तय नहीं करते, ये ज़ियाउल हक तय नहीं करता, ये मुशर्रफ तय नहीं करता, ये अयूब खान तय नहीं करता, ये याह्या खान तय नहीं करता, ये जिन डिक्टेटर्स के मैंने नाम लिए हैं, ये तय अमेरिका करता है कि इस्लाम बेचना है कि रोशन ख्याली बेचनी है, तो ये वो तय करता है। अब काकड़ साहब का आना यकीनन अमेरिका का ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन पर मुझे लगता है, और अगर ऐसी सूरत हाल है तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो कि क्लैश है अमेरिकी और चीनी मफादात का, उस क्लैश के अंदर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, वो एक नेशनलिस्ट किरदार भी शायद अदा करने पे कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि अब जो कैबिनेट आएगी, कैबिनेट कोई इतने ताकतवर वज़ीर नहीं होंगे, असल में तो फ़ैसले अब दूसरी तरफ से होंगे। जो लोग ये समझते थे कि जी सागडार वज़ीर आज़म बन जाएंगे और फ़लाँ जी यूसुफ रज़ा गिलानी के कज़न वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ऐसे पॉलिटिक्स के फ़ैसले नहीं होते। पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त भी था कि जिसको कहा जाता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म हुए हैं, लेकिन मैं आपको आखिरी बात बताऊं कि जब 1971 दिसंबर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पावर ट्रांसफ़र हुई, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, इसलिए वो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत में आए पावर में, और वो अमेरिका से वापस आए, यूनाइटेड नेशन में वो गए हुए थे, फॉल ऑफ ढाका हो चुका था। वो पाकिस्तान में पंजाब का वज़ीर आला, ये वो बातें हैं जो आज के एनालिस्टों को तो उन्होंने पढ़ी भी नहीं होंगी। पाकिस्तान में पंजाब उस वक्त भी इतना ही अहम था कि उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को
हुक्मरानी तो दे दी गई सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, लेकिन पंजाब पर इस्टेब्लिशमेंट का तनाव और तसादुम था, चूँकि पंजाब में वो वज़ीर आला बाबा सोशलिज़म शेख मोहम्मद रशीद मरहूम को लगाना चाहते थे, जिस पर इख्तलाफ था और इसीलिए उनको गवर्नरशिप पंजाब की नहीं दी गई और वज़ीर आला भी उन बने उसके बाद खर साहब। तो ये वो ताकत का ढांचा है जो पाकिस्तान की सियासत में शुरू से है, अब ये मज़ीद फैल चुका है। तो अब काकड़ साहब ने फरवरी तक तो नहीं जाना, अब आप देखेंगे नया से नया प्लान आएगा, लेकिन ख़तरनाक अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत, मुझे नहीं यकीन कि ये लोग बदल सकें जिन लोगों को ये सामने लाए हैं। क्या इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को बदल सके या बेहतरी की तरफ ला सके? नहीं। क्या PDM की हुकूमत पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी ला सकी? ये 2-3 अरब डॉलर का कर्जा ले लेना ये मईशत की तरफ कदम नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादा महंगाई हुई है, पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत बढ़ी है, पाकिस्तान में ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है। अब क्या अनवारुल हक काकड़ साहब इतने ही बड़े चोन लाई माओ ज़ेतुंग या लेनिन हैं कि वो पाकिस्तान में कोई ऐसा विज़न लेके आए हैं, उनके पास कोई ऐसी पार्टी है, ऐसा काडर है जो पाकिस्तान को तब्दील कर दे? तो ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात तो मैं अगले किसी व्लॉग में दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट क्यों नाराज़ है। इसके बारे में मैं एक ही बात बता दूं, जो लोग सिपा सलार की तब्दीली पर समझते हैं कि वो चला गया और वो आ जाएगा तो हमारा इंतकाम बंद हो जाएगा, जो इंस्टीट्यूशनल रिवेंज होता है, जो इंस्टीट्यूशनल हेटरनेस होती है अदारों की, वो शख्स के साथ रहती है। वहाँ पर कोई सिपा सलार आ जाए या कोई ब्रिगेडियर जर्नैल और GOC आ जाएं, वो इंस्टीट्यूशनल जो रिवेंज और हेटरनेस है वो कायम रहती है। तो वो कायम रहेगी। इमरान खान साहब को क्यों निकाला, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं बाकायदा आपको ढूंढ कर दूंगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।